वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस चैनल पर चलाई है भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र की एक सीरीज़। ठीक है, इसी के अंतर्गत अभी तक हमने बहुत सी वीडियोस को डिस्कस करा है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो पहले आप उन्हें जाकर देखिए। लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, अर्थात डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप उसे विजिट कर सकते हो ताकि आप पिछली वीडियो को भी देखिए और उनका रिविज़न भी करते रहें। तो उसी के अंतर्गत आज हम फिर से एक वीडियो लाए हैं जिसमें हम कुल 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे काव्यशास्त्र के। ठीक है, ये सभी प्रत्येक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और महत्वपूर्ण है कि आगे भी आने की इनकी पूर्ण संभावना है। इसी के साथ आपको बता दूं, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप अवश्य जुड़िए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर मैं आपको PDF सेंड करता रहता हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, काव्य प्रकाश के रचयिता कौन हैं। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा व्याख्यान नहीं करूँगा, सीधे सीधे प्रश्नों के उत्तर दे दूँगा। तो जो काव्य प्रकाश के रचयिता माने जाते हैं तो ये माने जाते हैं विकल्प बी मम्मट। अगला प्रश्न है, इनमें से ध्वनिवादी आचार्य कौन हैं। तो जो ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं तो ये माने जाते हैं आपके आनंदवर्धन। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं। तो जो वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं तो ये होंगे कुंतक। यहाँ पर सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला है, क्षेमेंद्र किस संप्रदाय से जुड़े हैं। तो जो क्षेमेंद्र थे ये जुड़े थे आपके औचित्य संप्रदाय से। यहाँ पर जो विकल्प डी है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 5, इसमें पूछा गया है, रससूत्र किस आचार्य की देन है। तो जो रससूत्र है ये तो आपको पता ही होगा किसकी है, भरत मुनि की देन है। तो यहाँ पर प्रश्न आपके लिए छोड़ दूंगा, जो भरत मुनि का ग्रंथ है उसका नाम आपने बताना है कि इसके ग्रंथ का क्या नाम है और इनका क्या समय है। अगला प्रश्न है 6, साहित्य दर्पण के रचयिता कौन हैं। तो जो साहित्य देवता के रचयिता माने जाएंगे ये होंगे विकल्प डी आचार्य विश्वनाथ। आप भी अपने प्रश्न का उत्तर सोच सकते हो मेरे उत्तर देने से पहले। एक कॉपी पेन लीजिए, वहाँ पर अपने उत्तर को दीजिए कि आपके सही उत्तर आ रहे हैं या गलत, ये भी आप अनुमान लगा सकते हैं। एक प्रकार का आप ये मॉक टेस्ट दे सकते हो। अगला प्रश्न है 7, नाट्यशास्त्र किस आचार्य की रचना है। तो जो नाट्यशास्त्र रचना हो जाएगी विकल्प ए भरत मुनि की। तो यहाँ पर आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है, जो मैंने आपसे पूछा था कि भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, ये नाट्यशास्त्र है। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से दूसरा प्रश्न आपके लिए पूछता हूँ कि जो भरत मुनि है इनके द्वारा रसों की संख्या कितनी मानी गई है, ये बताना है आपने। अगला प्रश्न है 8, चंद्रालोक किस आचार्य की कृति है। तो जो चंद्रालोक होगी ये जयदेव की रचना मानी जाती है। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 9, शब्दार्थो सहितो काव्यम, काव्य की ये परिभाषा किसने दी है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण परिभाषा है ये। तो प्रस्तुत व्याख्या भामह के द्वारा दी गई है। यहाँ पर सी सही विकल्प हो जाएगा 9वें का। अगला प्रश्न है 10, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं। तो जो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाएंगे उनका नाम बताना है आपने। तो ये हो जाएंगे विकल्प सी मम्मट। सी नहीं होगा, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं वामन। बी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 11, काव्य अलंकार किस आचार्य की कृति है। तो जो काव्य अलंकार हो जाएगी भामह की, यहाँ पर सी सही विकल्प हो जाएगा। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो भामह है इनके द्वारा किस संप्रदाय की प्रचलन किया गया है या किस संप्रदाय को चलाया गया है। तो ये अलंकार संप्रदाय को चलाया गया है। आगे आगे मैं इसकी भी आपको जानकारी दे दूंगा। चलिए बाकी प्रश्न को देख लेते हैं। 12वां, इनमें से कौन रसवादी आचार्य हैं। तो जो रसवादी आचार्य होंगे तो वो हो जाएंगे विकल्प ए भरत मुनि। अगला प्रश्न है 13, इनमें से रस निष्पत्ति का
व्याख्याता आचार्य कौन नहीं है? तो जो रस निष्पत्ति का व्याख्याता आचार्य नहीं माना जाएगा उसका नाम बताना है। तो वे हो जाएंगे विकल्प बी महिम भट्ट। बाकी भट्टनायक, भट्टलोलट, आचार्य शंकुक, आचार्य अभिनव गुप्त, ये चारों ही रस निष्पत्ति के व्याख्याता आचार्य माने जाते हैं। इनमें जो सर्वप्रथम है वे हैं भट्टलोलट, दूसरे हो जाएंगे आचार्य शंकुक, तीसरे भट्टनायक और चौथे अभिनव गुप्त। इसी के साथ यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि हमारी टीम के द्वारा पीजीटी हिंदी, एलटी टेट, एलटी कमीशन और टीजीटी हिंदी के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर अभी तक आप हमारे कोर्स के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 14। अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? अभी पीछे मैंने आपको इसका उत्तर बताया हुआ है। तो जो अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन किया था आचार्य भामा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए 15। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। तो जो ये काव्य परिभाषा है किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो ये प्रस्तुत की गई है दंडी के द्वारा। यहाँ पर सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है तददोषो शब्दार्थ सगुण बलंकृति पुनक्यापी। तो ये पंक्ति किस आचार्य की होगी? तो सही विकल्प यहाँ पर विकल्प ए ममट हो जाएगा। आगे है 17। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। काव्य की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो 17 का सही विकल्प हो जाएगा सी, पंडित जगन्नाथ के द्वारा। जितनी भी यहाँ पर पंक्तियाँ आपको बताऊंगा सभी को नोट करिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछे जाने वाली पंक्तियाँ हैं। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है। बड़े दिनों से देख रहा हूँ आपका रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो अवश्य लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। अगला प्रश्न है 18। रीतिरात्मा काव्यस्य ये कथन किस आचार्य का होगा? तो ये हो जाएगा आचार्य वामन का। तो जैसे कि आप कथन से ही पता लगा सकते हैं कि जो रीति के बारे में अधिक बोलेगा तो उसके द्वारा उस संप्रदाय का प्रवर्तन किया होगा। तो मम्मट के द्वारा रीति का प्रवर्तन किया गया था। अगला प्रश्न है रीति को वृत्ति किस आचार्य ने कहा है? तो जो रीति को वृत्ति कहा है किसने कहा है बताइए? तो रीति को वृत्ति कहा था मम्मट के द्वारा। यहाँ पर सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20। रीति को पद संगठना इनमें से किसने कहा? तो ये कहा गया था आनंदवर्धन के द्वारा। 20 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। रीति को पद संगठना आनंदवर्धन के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है 21। रस ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। तो बताइए किसने माना है? अभी पीछे मैंने आपको इसकी जानकारी दी थी। तो रस ध्वनि को काव्य की आत्मा माना था अभिनव गुप्त के द्वारा। आगे है 22। विशिष्ट पदरचना रीति किस आचार्य का कथन होगा? तो 22 का सही विकल्प हो जाएगा वामन का। सहसा सर्वत्र वक्रोक्ति यह किस आचार्य का कथन होगा? तो ये हो जाएगा भामा का। 23 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24। दंडी किस संप्रदाय के आचार्य हैं? तो जो दंडी होंगे ये अलंकार संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं। 24 का यहाँ पर सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25। आचार्य जयदेव किस संप्रदाय के समर्थक आचार्य हैं? तो ये माने जाते हैं अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक। आगे है 26। काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति किस आचार्य का कथन होगा ये? तो ये हो जाएगा आनंदवर्धन का। आनंदवर्धन कहते हैं काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति। अगला प्रश्न देखिए। वाक्यम रसात्मकम काव्यम
ये किसका कथन होगा? पीछे ही डिस्कस किया है इसे। तो यहाँ पर जो 27 का सही विकल्प हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ का ये कथन हो जाएगा। आगे रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम, ये किसका कथन होगा? तो ये हो जाएगा आपका पंडित राज जगन्नाथ का। अगला प्रश्न है रस गंगाधर किसकी कृति है? तो जो रस गंगाधर कृति हो जाएगी पंडित राज जगन्नाथ की, बी सही विकल्प। आगे है इनमें से कौन सा तत्व काव्य हेतु नहीं है? तो जो काव्य हेतु नहीं माना जाता है अलंकार नहीं माना जाता, बाकी प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति ये तीनों ही काव्य हेतु माने जाते हैं। सबसे प्रमुख है प्रतिभा। अगला प्रश्न है 31 आचार्य दंडी ने मूल काव्य हेतु किसे माना है? तो आचार्य दंडी मानते हैं मूल काव्य हेतु अभ्यास को, अलग अलग विद्वान के द्वारा अलग अलग माने गए हैं। प्रतिभा को शक्ति कहा है, तो बताइए किसने कहा है? तो जो मम्मट थे इनके द्वारा प्रतिभा को शक्ति कहा गया है। जैसे प्रतिभा को किसने क्या कहा है, अभ्यास को क्या कहा है, अभ्यास के कितने भेद हैं, प्रतिभा के कितने भेद हैं, इनका आपने ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है 33 वह कौन सा काव्य हेतु है जिसके अभाव में काव्य रचना संभव नहीं है? तो 33 का सही विकल्प हो जाएगा प्रतिभा के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। आगे है 34 आचार्य मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजन बताए हैं? तो जो आचार्य मम्मट थे इनके द्वारा काव्य प्रयोजन बताए गए हैं 6। अगला प्रश्न है यहाँ पर 35 सकल मौलिभूत प्रयोजन कौन सा होगा? तो जो 35 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी सद्य परिनिवृत्तिये, ये हो जाएगा सी सही विकल्प। अगला प्रश्न है 36 रससूत्र में निष्पत्ति की व्याख्या भुक्ति के रूप में किसने की है? तो ये की थी भट्टनायक के द्वारा। आगे है 37 साधारणीकरण सिद्धांत का उल्लेख सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया? तो ये किया भट्टनायक के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए 38 ध्वन्यालोक के रचयिता कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे आनंदवर्धन। आगे है ध्वन्यालोक लोचन के रचयिता कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे अभिनव गुप्त, बी सही विकल्प हो जाएगा। आगे है अनुमितिवाद का संबंध किस आचार्य के साथ है? तो ये हो जाएगा आचार्य शंकु के साथ। अगला प्रश्न है 41 काव्य की सत्ता शब्द में मानने वाले कौन से आचार्य हैं? क्या है काव्य की सत्ता शब्द में मानने वाले कौन आचार्य होंगे? तो यहाँ पर 41 का सही विकल्प हो जाएगा पंडित राज जगन्नाथ। अगला प्रश्न है 42 रस निष्पत्ति में निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? तो ये माना है लोलट के द्वारा। अगला प्रश्न है 43 रस निष्पत्ति में निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति किस आचार्य ने माना है? तो ये माना गया है अभिनव गुप्त के द्वारा। अगला प्रश्न है 44 दश रूपक के रचयिता कौन होंगे? तो जो दश रूपक के आचार्य माने जाएंगे आचार्य धनंजय। आगे है 45 महाकाव्य के लक्षणों पर किस आचार्य ने विस्तार से विचार किया है? तो ये किया है आचार्य विश्वनाथ के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए 46 महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए? तो
तो जो महाकाव्य में कम से कम सर्ग होने चाहिए 8। सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला है 47, स्वांत सुखाय को किसने काव्य प्रयोजन माना है? तो ये माना गया है आपके तुलसीदास जी के द्वारा। अगला प्रश्न है 48, लोकमंगल को काव्य प्रयोजन मानने वाले कवि कौन हैं? तो ये हैं तुलसीदास। अगला प्रश्न है 49, व्यक्ति विवेक की रचना किसने की है? तो ये की गई है महिम भट्ट के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए 50, आचार्य आनंदवर्धन ने किस लक्षण ग्रंथ की रचना की है? तो जो आचार्य आनंदवर्धन थे, इन्होंने जिस लक्षण ग्रंथ की रचना की है तो वो हो जाएगा विकल्प ए, ध्वन्यालोक। आगे देखिए 51, इनमें से किसे रीति संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया है? तो ये माना गया है वामन को, पीछे ही बताया था आपको। अगला प्रश्न है न कांतामपि निर्भूषणम विभाति बनीता मुखम। क्या है? न कांतामपि निर्भूषणम विभावती बनीता मुखम, ये कथन किसका होगा? तो ये हो जाएगा भामह का। तो यहाँ पर इस पंक्ति का अर्थ बता देता हूँ, कई बार ये पंक्ति का अर्थ पूछा जाता है। तो पंक्ति से तात्पर्य है कि बिना आभूषणों के तो पत्नी भी सुशोभित नहीं होती या स्त्री भी सुशोभित नहीं होती, इसलिए अलंकारों का होना जरूरी है, चाहे वह स्त्री में हो चाहे वो काव्य में हो, अलंकार अवश्य होने चाहिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए करते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित। रीति संप्रदाय किसका है? तो जो रीति संप्रदाय होना था तो ये बताया था आपको वामन जी का। फिर था ध्वनि संप्रदाय किसका है? ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन का। अलंकार संप्रदाय किसका है? भामह का। और रस संप्रदाय किसका है? भरत मुनि का। इसका ध्यान रखना आपने। तो चलिए अब अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बार अपने कोर्स को दिखा देता हूँ किस प्रकार से हमारा कोर्स है। तो देखिए ये है हमारे ई बुक्स और कोर्स, ठीक है। पहले जो ये बुक है, ई बुक नहीं ई बुक होगी, ये PDF फाइल में के तौर पर आपको मिलेगी अगर आप इसे परचेज करते हैं। इसमें आपको हिंदी साहित्य के टॉप 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। और क्या क्या मिलेगा इसमें? मॉक टेस्ट के अंत में प्रत्येक प्रश्न व्याख्या समेत होगा। उत्कृष्ट श्रेणी के मॉक टेस्ट होंगे। पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपने इस नंबर पर संपर्क करना है, व्हाट्सएप ओनली 8219312129। जो ये मॉक टेस्ट होंगे आपकी प्रत्येक हिंदी साहित्य की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, चाहे वो HPPGT हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, LT कमीशन हो, LT टेट हो, NT नेट हो, सेट JRF इत्यादि कोई भी परीक्षा हो, वहाँ पर महत्वपूर्ण साबित होंगे ये।